या गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो, सुबह जैसी प्रॉब्लम नहीं है। 8 बजे न उठने वाले कुछ लोग होते हैं। अभी तो ऐसा कोई नहीं है, सब जागे हुए हैं। लंच के बाद सोता नहीं है ना कोई। हाँ, पढ़ाई के दिन है आपके। चलो, अच्छी बात। ओके, स्क्रीन शेयर करते। ये जो कविता थी आपकी, ये बहुत सुंदर तेजस से और अलग अलग तरीके के अलंकारों से एकदम सुसज्जित थी। बहुत सुंदर और मीनिंगफुल। थोड़ा ऊपर करते। बहुत सुंदर। वेरी गुड। एवरीवन लाइक इट। चलो, कौन सा डिस्कस करें? सुबह जैसे ही जाते हैं, पहले पीसीएम डिस्कस करते हैं। पीसीएम में ध्यान से बता दीजिए, एकदम ध्यान से बता दीजिए। छोटी मोटी कोई भी चीज पूछनी होगी तो बता दीजिए। 10 क्वेश्चन एट ए टाइम। पहले 10 क्वेश्चन में बताइए। शर्विल को पहले क्वेश्चन के बारे में पूछना है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन को बोर्ड पे ले लेते हैं। वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी क्या होगी? चलो, तो कॉन्सेप्ट क्या है? साइन के अंदर ए साइन, साइन कॉस टैन कुछ भी आया तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अंदर जो चीज होती है वो एंगल होता है, राइट? साइन थीटा, साइन एक्स, साइन अल्फा, जो भी होगा ये एंगल होगा। और ये एंगल जो होता है ये हमेशा कैसा होता है? एंगल जो होता है ये हमेशा डायमेंशन लेस होता है। ये हमेशा डायमेंशन लेस होता है, मानते हो? अगर ये चीज डायमेंशन लेस है, देयरफॉर उसकी हर टर्म डायमेंशन लेस होगी। तो a इंटू टी वाली टर्म भी डायमेंशन लेस होगी, b इंटू एक्स वाली टर्म भी डायमेंशन लेस होगी, c वाली टर्म भी डायमेंशन लेस होगी। मतलब इन सब लोग के डायमेंशन क्या है? m0, l0, t0। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है। अब जो पूछा है वो आप बता सकते हो। अब आपको उन्होंने पूछा a का डायमेंशन, b का भी डायमेंशन, c का भी डायमेंशन। ओके, तो a इंटू टी का डायमेंशन 0 0 0 है। a इंटू टी का डायमेंशन 0 0 है। क्या आपको इस पर से समझ आ रहा है? a का डायमेंशन टाइम डिवाइड हो जाएगा वहां पे, तो t टू द पावर -1। टाइम का, स्मॉल टी का डायमेंशन टाइम है ना, स्मॉल टी इज अ टाइम, स्मॉल टी सेकेंड्स में है, मतलब टाइम है। तो t टू द पावर -1, ये उसकी स्टेप आ गई। रही बात b की, तो b इंटू एक्स इज डायमेंशनलेस। तो b इंटू एक्स इज डायमेंशनलेस, तो अगर b के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा? x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x, लेकिन x मीटर में होता था, मतलब x लेंथ है, तो इसका डायमेंशन लेंथ टू द पावर -1 आएगा। लेंथ टू द पावर -1 आएगा। चलो, यही पे देख लो कौन से ऑप्शंस गायब हो रहे हैं। पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है, दूसरे चौथे ऑप्शन में टी और एल, इसमें से कोई सही होगा। अच्छा, एक और टर्म बाकी है, सी का डायमेंशन। तो सी का डायमेंशन तो भैया दिख रहा है ना, यहीं पे दिख रहा है। सी का डायमेंशन तो डायरेक्टली डायमेंशन लेस ही दिख रहा है आपको, m0, l0, t0। अब 1 मई का पेपर है, पिछले साल की 31 मई से मैच की, ऐसे देखो पक्का कन्विंस्ड हो गया लड़का को, एकदम गारंटी से समझ गया। अभी देखो 12 मई को और 20 मई को उन्होंने डुप्लीकेट कर दिया अपना पेपर। मैं तो छोड़ो, हमको तो छोड़ो। मुझे पता है बेटा, सेकेंड बैच वाले भी जो स्टूडेंट्स है अभी मैक्सिमम, आई होप आप फुल अटेंडेंस में हो मैक्सिमली, सेकेंड बैच वाले। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कम की हुई है डायमेंशंस की एंड वेक्टर्स की भी। आई थिंक प्रैक्टिस थोड़ी सी कम की है आप लोगों। तो उस हिसाब से आपको छोटा मोटा कुछ भी डाउट होगा तो हिचकिचाइए मत, ये सेशन आप लोगों के लिए ही स्पेशल रखा गया है। चलो, आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। थर्ड हमने क्लास में डिटेल में देखा था। थर्ड का डिटेल मैंने क्लास में बताया हुआ था।
आगे बोलिए। 4 5 6 किया था क्लास में हमने, 6 किया था क्लास में। 7 इजी होगा, 7 वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस। 8 9 क्लास में किया हमने आज। 10 10 आसान था। चलो तो 1 to 10 सबको क्लियर है मान लूं मैं। 1 to 10 अभी प्रेजेंट वाले सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ऐसा मान लूं मैं। ठीक है, जय कुमार 22 पे जा रहा है। ओके, उसके पहले भी पूछ लेते किसी को 20 तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? 11 से 20 के अंदर बताइए। 11 12 13 14 15 16 11 to 20 के बीच में। एक काम कर लेते हैं, आपको भी डिस्प्ले करा देते हैं सभी क्वेश्चन का। ऑन द स्क्रीन भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 11th क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। आई बिलीव दिस इज इजी। अच्छा, अंडरस्टूड है, ठीक है। चल 11th वाला अंडरस्टूड है तो कोई बात नहीं, आगे बताइए फिर। आगे है 12th वाला। देखिए 12th इज क्लियर। 13th इज 13th हमने क्लास में किया। 13th हमने शॉर्ट मेथड लॉन्ग मेथड दोनों से डिटेल में क्लास में किया है सुबह। ग्रुप पे भी आपको आ चुका है वो। 14th में तो सबको चेन रूल लगाना पड़ेगा, ये बात समझ आ गई थी, है ना? चेन रूल लगाना पड़ेगा, ये बात समझ आ गई थी। तो 14th भी आपसे हो गया। ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन था, एक्स के साथ पहले कुछ तो 2x² हुआ, फिर उसका साइन लिया गया 2 स्टेप में। तो यहाँ आपने चेन रूल की। 15th में भी डिटेल हमने ये क्लास में कर चुके। 15th में भी थोड़े से कैलकुलेशंस थे, वो हम क्लास में कर चुके। 16 भी मेडिकल वालों ने पूछा था, सेम पे था, तो हमने 2 मेथड बताई। तो u बाई वी से कर लो, नहीं तो फिर एक थोड़ा शॉर्टकट था कि नीचे के डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके गए थे e⁻⁻x करके। तो फिर प्रोडक्ट रूल से u इंटू वी रूल से भी ये आपको सॉल्व करते आ गया था। ये 16 तक पहुंचे थे। 17th का चेन रूल जम गया होगा वापस। 17th 18th कर चुके हम क्लास में। 18th was one of the nice questions, did it in the class. 19th क्लियर है सबको? 19th क्लियर है। हाफ की टर्म लेना भूलना नहीं, नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन आप टिक कर दोगे, है ना? ax प्लस बी वाला हमेशा a से डिवाइड होता, वो चीज़ भूलनी नहीं थी। तो आंसर सेकेंड ऑप्शन आ रहा था हाफ की वजह से। और 20 में भी चेन रूल लगेगा क्योंकि x का पहले लॉग किया है बाद में साइन किया। ऑब्वियसली यहाँ पे लॉग टू द बेस ई मान के चल रहे होंगे वो, तभी डेरिवेटिव उसका 1/x दिया है ना। तो 1/x वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। 1/x वाला फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ log x टू द बेस ई माना गया है, कुछ नहीं बोला है लेकिन माना गया है, नहीं तो ऑप्शन में से आंसर ही नहीं ला पाएंगे। चलो इंटीजर टाइप पे जाते हैं। इंटीजर टाइप में 21st 2 बार डेरिवेटिव लेके, एक बार डेरिवेटिव की वेलोसिटी और एक बार वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लिया तो एक्सेलरेशन आ जाता है, बाद में टाइम की वैल्यू उसमें पुट करनी थी। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ रहा था। चलो 20 सेकेंड आउट करके पूछा गया है, आते हैं उस पे। 22nd क्वेश्चन।
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin 2 थीटा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन क्या रहता है, कॉस रहता है कि माइनस कॉस रहता है, ये बताइए। कॉस रहता है कि माइनस कॉस रहता है? इंटीग्रेशन की बात चल रही है, डेरिवेटिव की बात नहीं चल रही। डेरिवेटिव होता तो कॉस होता था, इंटीग्रेशन की बात चल रही है तो माइनस कॉस है, बराबर। इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, तो आंसर में क्या लिखेंगे, माइनस कॉस, जो भी एंगल है वो 2 थीटा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ डिवाइडेड बाय भी होता था, जब भी थीटा के बदले एंगल 2 थीटा 3 थीटा ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो जितने गुना एंगल हो जाता है उतने से इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड होगा, ये आंसर ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, है ना। प्लस सी करते थे हम अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो, लेकिन यहाँ लिमिट्स दी हुई है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। ये 0 और π/2 किसकी वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, मतलब वेरिएबल कौन सा है अपना, वेरिएबल तो थीटा है। तो आप जब वैल्यूज पुट करेंगे अगली स्टेप में, तो 2 को मैं नीचे कांस्टेंट है तो लेता हूँ कॉमन, माइनस साइन को भी कॉमन ले लेते हैं, बचा cos 2 थीटा। तो आप इसमें cos 2, 2 में 2 इंटू थीटा जो है, ये थीटा की वैल्यू π/2 पुट करेंगे फाइनल इसमें, और माइनस इनिशियल में ये cos ऑफ 2 इंटू थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक, तो इस स्टेप तक क्लियर है। अब अगर किसी को बराबर से रेडियन अभी भी आदत नहीं लगी है, तो डिग्रीज में कर लोगे तो भी कोई हरकत नहीं है। पाए मतलब 180 डिग्रीज, और 2 इंटू 0 0, तो कॉस 0 डिग्रीज। तो बस वैल्यूज पुट कीजिए, कॉस 180 डिग्री -1, ये तो याद होना मांगता है, और कॉस 0 डिग्रीज 1। ओके, तो ऊपर 2 आ रहा है, 2/2, तो आंसर इज 1। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी 23, 24, 25 ऑल क्लियर ना, दीज वर इजी वंस। 23 आसान था, 24 भी आसान था, 25 भी कर चुके थे। बिंदास, इनके आंसर्स कुछ ना कुछ मार्क करके आना स्टूडेंट्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती ना इंटीजर टाइप में, तो जेई वालों को ये बेनिफिट है, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोशिश तो करनी है आपको परफेक्टली सवाल करके एग्जैक्ट आंसर आ जाए, लेकिन इन केस आप आंसर कुछ ला भी नहीं पाते हो तो भी कुछ ना कुछ मार्क करके आना है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, वॉट एवर यू गेट, इफ यू डोंट गेट एग्जैक्ट आंसर, कुछ तो आपको गैस होगा, कुछ अप्रॉक्स होगा, जो भी आपको लग रहा होगा, ऐसा कुछ तो आंसर आपको फीलिंग से लगना है, तो करके आना। ठीक है भाई, 24 साक्षी को चाहिए और 25 भी शिंदे। ठीक है, 24 25 दोनों क्वेश्चन देख लीजिए ऑन द स्क्रीन। क्या हम पहले तीनों स्टेप्स, तीनों तीनों को अलग अलग कर सकते, तीनों टर्म्स को? वी हैव सीन इन इंटीग्रेशन ईच टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगी तो अलग अलग कर सकते हैं उनको। तो एक टर्म हुई 3x² dx, एक टर्म हो गई 4x dx, और एक टर्म हो गई 1 dx। इन तीनों का हमें करना है इंटीग्रेशन। इसमें भी आप जानते हो 3 को कॉमन ले सकते, कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो उसको कॉमन ले सकते, यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते। ठीक है, और अगले इसमें
1 तो समझने के लिए मैं अंदर ही रखता हूँ आपके लिए, ताकि 1 का इंटीग्रेशन आपको याद रहे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 जानते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 जानते हैं, है ना। अच्छा, ऊपर की टर्म में एक्स भूल गया क्या मैं? ऊपर की टर्म में एक्स रह गया क्या एक? उसको इरेज करते हैं, वापस लिखते हैं। बीच में की जो टर्म है वो है 4 बाहर निकला था, अंदर बचा था एक्स डी एक्स, अंदर बचा है एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होने वाला है एक्स स्क्वायर बाय 2। और ये 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन होने वाला है एक्स। ये अपने बेसिक नॉलेज के हिसाब से ये सब हम पुट कर देते। देखो 3 भी पुट कर दे रहा हूं मैं, -4 इंटू भी जो है बाजू के जो जो कॉन्स्टेंट सब पुट कर दी। और एक साथ फाइनली मैं उनमें लिमिट पुट कर सकता हूँ फ्रॉम 0 टू 1। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, क्योंकि सभी में लिमिट्स वही है। तो एक साथ भी कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अगर एक साथ कर दिया तो क्या करना है? सब में 1 पुट करना है और बाद में सब्ट्रैक्ट करके सब में से 0 वाला कर देना। एक स्टेप और इजी कर देता हूँ पहले मैं। क्या क्वेश्चन ही सिंप्लीफाई हो जा रहा है? 3 कैंसिल होके 3 कैंसिल होके सिर्फ एक्स क्यूब बच रहा है, बाकी 2x स्क्वायर बच रहा है प्लस x बच रहा है, इतना ही बचा फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, तो 1 पुट कर दीजिए। पहले 1 पुट कर देंगे, फाइनल वैल्यू में 1 पुट कर देंगे। 1 पुट किया तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, और बाद में 0 पुट करेंगे तो 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0। बस ये कैलकुलेशन करने हैं ध्यान से। 1 माइनस 2 प्लस 1, वहां तो कुछ बचा ही नहीं 0 वाला, और वैसे ये भी 0 ही बन गया। 2 माइनस 2 ये भी 0 बन गया, तो टोटल आंसर ही आपका 0 बन गया, मतलब 0.00 आपको टिक करना था। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। दोनों को था बच्चों ये क्वेश्चन, नीट में भी ये क्वेश्चन था, पीसीबी वाले में भी सेम क्वेश्चन वाज देयर। ठीक है, तो फोर्स सभी बच्चों को पता है कि एग्जैक्ट आइडिया आप लोगों को है फोर्स क्या होता है। पुश और पुल, दिस इज फोर्स, वेरी सिंपल। अच्छा, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। अच्छा, ये स्क्रीन 25वां भी एक बार पूछा है तो मैं बता देता हूँ। उस दिन ग्राफ में किया था हमने सैटरडे को लास्ट लेक्चर में। ग्राफ में एरिया पूछा था तो हमें यही इंटीग्रेशन करना पड़ा था। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है? ई टू द पावर कोई भी जिसका खुद इंटीग्रेशन होता है, सेम इटसेल्फ, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट आ रहा है ए एक्स करके जो भी है, वो चीज से डिवाइड होता है। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है चेन रूल से, इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट से डिवाइड होता है। ये हमने कई सारे क्वेश्चन में किया है। नाउ लिमिट इज 0 टू इंफिनिटी। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ जाती है, इसके बाद ही इंफिनिटी हैंडल करना कुछ लोगों को मुश्किल जाता है। तो एक बार देख लीजिए, ई टू द पावर फाइनल वैल्यू में इंफिनिटी रखेंगे, माइनस इनिशियल वैल्यू में 0 रखेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये समझना जरूरी है आपको कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी? ध्यान से देखिए, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी, राइट। तो ये जो डिनोमिनेटर है, आप समझिए दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। ई क्या है? ई की वैल्यू है 2.718। तो भैया ई का स्क्वायर करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ई का क्यूब करेंगे, ई का क्यूब करेंगे तो और ई से मल्टीप्लाई होगा तो 20 समथिंग कुछ आएगा, है ना। 20 क्या आएगा अभी पता नहीं हो, एग्जैक्टली कैलकुलेटर करके देखना पड़ेगा। 22, 23 कुछ भी,
20 समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, है ना। ई टू द पावर 4 करेंगे तो और कुछ 50 के ऊपर 60 के ऊपर ऐसा आएगा। तो आप समझ रहे हो, नंबर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो ई टू द पावर इंफिनिटी ये खुद बड़ा बड़ा होगा, मतलब इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और उसका हमें लेना है रेसिप्रोकल। उसका हमें लेना है रेसिप्रोकल। तो बहुत बड़े नंबर का जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना न्यूमरेटर छोटा 0.00000 में आएगा। ये बात समझ आ रही है क्या? 0.00000 ऐसे अप्रोच होगा, ठीक है। तो उसको एज गुड एज आप जीरो ले लेंगे, तो इट अप्रोचेस जीरो। डिनोमिनेटर अगर इंफिनिटी को अप्रोच हो रहा है तो उसके न्यूमरेटर की लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी की लिमिट जीरो को अप्रोच होगी, ठीक है। शायद इसीलिए ये सवाल आपने पूछा था, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी आगे तो सवाल एकदम आसान है। जीरो माइनस आगे जो चीज बचे उसको 1 अपॉन ई टू द पावर जीरो मतलब 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर ये आसानी से आपका +1 आ जा रहा है। चलो मेडिकल वाले पेपर पे आ जाए। बताइएगा। 1 2 3 वेरी इजी, 1 2 3 आर वेरी इजी। 4 हमने सुबह किया है, 5 इजी लग रहा है। मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, आपको कोई डाउट होगा तो पूछेंगे आप, ठीक है। डाउट होगा तो आप पूछेंगे। 6 भी आ गया है आपको, 7th हमने क्लास में किया है, 8 भी हमने क्लास में किया है। जयदीप को चाहिए 9th क्वेश्चन। ए बार और बी बार दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मॉड फाइंड करना है। दिस इज द 9th क्वेश्चन। चलो पीछे भी जाएंगे वापस, किसी को 5th क्वेश्चन चाहिए। पहले अभी 9th पे आ गए, 9th कर लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे करते बेटा? ए क्रॉस बी कैसे करते हैं? मेथड याद है? क्रॉस प्रोडक्ट करने की मेथड होती थी डिटरमिनेंट से। तो आई जे के ये पहली रो में लिखते थे, और पहला वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स है, ए बार के जो कोएफिशिएंट है, 3 है, 1 है, 2 है, वो आप अगली रो में लिखोगे 3 1 2। और बी बार के जो है 2 -2 4, उनको और अगले रो में लिखेंगे 2 -2 4। और इस डिटरमिनेंट को हम करते थे सॉल्व। कैसे करते थे सॉल्व? प्लस माइनस प्लस, याद होगा आपको मेथड आई कैप के साथ। आई कैप का आई वाला रो हटा दो, जे वाला आई वाला रो हटा दो, कॉलम हटा दो, तो उसके साथ क्या बन रहा है? 1 4 जार 4 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू -2, तो -4 बन रहा है। ये हो गया आई के साथ। फिर माइनस जे, जे के साथ ऐसे ही करो, जे का रो कॉलम हटा दो, जे का रो कॉलम हटा दिया तो क्या बचेगा? 3 4 जार 12, 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, प्लस के कैप करते थे तो क्या है? के का रो कॉलम हटा दीजिए, के का रो कॉलम हटा दीजिए, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 माइनस 2 इंटू 1। इतना डिटेल स्टेप में करेंगे तो कोई मिस्टेक का चांस नहीं होना चाहिए। ये चीज 8 आ रही है, 8 आई कैप बन रहा है। यहाँ पे 12 -4 8 बन रहा है, तो ये 8 जे कैप बन रहा है। और अगली टर्म में -6 -2, तो ये -8 के कैप बन रही है। ये आया ए क्रॉस बी का आंसर। लेकिन क्या आपको ए क्रॉस बी पूछा है? नहीं। क्या पूछा है? उसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ से लेते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, रूट ऑफ 64 प्लस 64 प्लस 64, मतलब 3 बार 64। 64 आया 3 बार, 64 का रूट 8 बाहर आ गया, 8 √3,
ऑप्शन में ढूंढना चाहिए। यस, सही है, गुड। जिन्होंने पूछा था उसको समझ गया बेटा? 9 सवाल जयदीप ने पूछा था, इज इट क्लियर? नहीं, उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं, उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं, वो तो अलग चीज। 13 और 5, शिंदे को 5वां सवाल चाहिए और एक दूसरे शिंदे को प्रथमेश 13 चाहिए। 13 बहुत लोगों को डाउट है। चलो ठीक है, 5वां पे आ जाते हैं वापस से। बैक टू क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? अरे बेटा 5 इजी है, एकदम इजी है। ए डॉट बी का आप मतलब समझते हैं ना? ए डॉट बी का मतलब समझते हैं ना? ए बी कॉस थीटा होता है ना, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पी डॉट क्यू पी क्यू कॉस थीटा होता है, तो ए डॉट बी क्या है? ए बी कॉस थीटा है ना? नेचुरली यहाँ राइट साइड में मॉड लिया गया है, तो ए बी बोल्ड में उनका मीनिंग होगा, मतलब ए बार बी बार होगा। तो ए बार का मैग्नीट्यूड ए, बी बार का मैग्नीट्यूड बी लिखते हैं हम अपने सिंबल में। मैग्नीट्यूड को सिंपली ए और सिंपली बी से लिखा करते हैं। तो भाई ये दोनों चीजें इक्वल होनी है, ये दोनों चीजें इक्वल होनी है, ठीक है? तो अब ए बी बी कैंसिल हो रहा है, तो सीधी कॉस थीटा की वैल्यू मिल रही है ना हमको, कॉस थीटा -1। तो थीटा क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है। पाई रेडियन 180 डिग्रीज होता है। 180 डिग्रीज का मतलब क्या हुआ कि ए बार वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, बी बार वेक्टर एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ए बार जिस डायरेक्शन में है, बी बार उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज द मीनिंग ऑफ 180 डिग्रीज। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला जो है वो आंसर आएगा। 13th देखते हैं, 13th जिनको डाउट था। 13th सवाल में क्या पूछा? हाँ ठीक है ठीक है, ये इसमें आप लोगों को मस्कुलर फोर्स अगर किसी चीज पे लगाना पड़ता है तो वाकई में उस चीज को टच करना है ना। ये देखो मस्कुलर फोर्स लगा रहा है एनिमल्स के ऊपर, टच कर रहा है। ए का डायमेंशन पूछा है, तो एवरीबडी नोज दिस थिंग, वी आर रिपीटेडली यूजिंग कि जो चीजों को ऐड करते हैं उनके डायमेंशन सेम हुआ करते। जिनको भी ऐड करते हैं तो अलग अलग डायमेंशन की चीजों को ऐड ही नहीं कर सकते। ये भी हमने स्टडी किया, तो ये दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। देयरफॉर आई कैन राइट इन यहाँ पे कि P का डायमेंशन और A अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होगा। P का डायमेंशन और A अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होगा, ठीक है? अच्छा, P का डायमेंशन याद रखते हो आप? अगर नहीं याद रखा है किसी ने तो फोर्स अपॉन एरिया करके निकालना पड़ेगा। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन डिवाइड करोगे, ठीक है? यहाँ पे हुआ ए का डायमेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के डायमेंशन का स्क्वायर। वॉल्यूम का खुद का डायमेंशन लेंथ क्यूब होगा और उसका भी हमें करना है स्क्वायर, उसका भी हमें करना है स्क्वायर, ठीक है? तो अब ए का डायमेंशन निकालने के लिए बाकी सभी टर्म मल्टीप्लाई वगैरह कर दूं मैं, है ना? फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन तो याद होना ही चाहिए। फोर्स का डायमेंशन याद किए बिना तो हम चैप्टर आगे नहीं बढ़ा सकते। वो तो मैंने टू रिमेंबर में कंपलसरी आपको हर बार रिवीजन में भी बताया, m1 l1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया, ठीक है? डिवाइडेड बाय एरिया करना है। एरिया का डायमेंशन इज लेंथ स्क्वायर, ठीक है? और बाजू में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये जो चीज है, ये जो नीचे थी राइट साइड के डिनोमिनेटर में थी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी अदर साइड में, तो वो l⁶ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। 3 2 6 ना, 9 मत कर देना, इंडाइसिस का लॉ बराबर करना। l³ का होल स्क्वायर करना है तो l⁶ होगा, ठीक है? अब वापस लॉज ऑफ इंडाइसिस बराबर लगा दोगे, सिर्फ l में ही पावर चेक करना है आपको। l की टोटल पावर क्या होगी? न्यूमरेटर में 1 और 6 7, न्यूमरेटर में 1 और 6 7,
तो उसमें से डिनोमिनेटर की 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिनोमिनेटर की 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू गेट, एल की पावर 5 आनी चाहिए, एल की पावर 5 आनी चाहिए, उस हिसाब से ऑप्शन आप ढूंढिए। एल की पावर 5 होगी ऐसा ऑप्शन, सही है। यस इलेवेंथ एक बार देखना है, 11 में क्या बोला है, हाँ डायरेक्शन को साइंस पूछे, ठीक। तो ऐसे ही हमने क्लास में जो किया है फॉर्मूला पी के लिए किया है, पी बार, पी बार में क्या होता है आपको याद होगा, पी बार में पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, पी वाई इज इक्वल टू पी कॉस बीटा एंड पी जेड इज इक्वल टू पी कॉस गामा, ऐसा हमने फॉर्मूला लिखाया था। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम बोलते थे डायरेक्शन कोसाइन। बस यहाँ पे वेक्टर का नाम बदल दिया है, पी बार के बदले ए बार कर दिया है, तो क्या हम डरने वाले हैं उससे, नहीं। हम यहाँ पी के बदले ए नाम ले लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ए एक्स ए वाई ए जेड इक्वल टू ए कॉस अल्फा ए कॉस बीटा ए कॉस गामा। यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है आप समझते हो, ए एक्स ए वाई ए जेड कौन सी वैल्यूज है, ए एक्स ये अंडरलाइन जो कर रहा हूं मैं, ये वैल्यूज है बराबर। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू पहली वैल्यू जो है उसमें से 2 है, दूसरी जो वैल्यू है वो 4 है, और तीसरी जो वैल्यू है वो -5 है। रही बात ए की, तो ए कैसे निकालते हैं, ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो ये निकलता है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 25, तो दिस इज कमिंग रूट ऑफ 45, करेक्ट, रूट ऑफ 45। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन ऑप्शंस में वैसा नहीं था तो आपको भी जरूरत नहीं है। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, है ना, इसी पर से कॉस अल्फा आ जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, मतलब आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 45। वैसे ही कॉस बीटा आ जाएगा आपका, कॉस बीटा आ जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाय ए, तो ये आ रहा है 4 बाय रूट 45। और यहां से आपको कॉस गामा आ जाएगा ए जेड डिवाइडेड बाय ए, तो ये आ जाएगा -5 बाय रूट 45। तो ऐसे 3 आपको ऑप्शंस ढूंढने थे, फर्स्ट ऑप्शन में था वो, दैट विल बी द आंसर। बताया लेकिन वो आया ही नहीं है, अभी तक देना था उसको। एक बात बताओ, जैसे कि मान लो इस बात में सैलरी जी आती कैसे देंगे, जयदीप 10th चाहिए क्या, 10th सच में चाहिए आपको सवाल, हिंट दे दो तो चल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन चाहिए। कॉस थीटा से करते थे ना ऐसा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है तो क्या करते थे, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट लेते थे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, तो कॉस थीटा ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते थे, पी बार क्यू बार मान लो तो पी बार डॉट क्यू बार अपॉन पी क्यू, बस ये फॉर्मूला है, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन पी क्यू, ये है इसका फॉर्मूला, ये लगा देना है, एक बार कॉस थीटा मिल जाएगा
तो आप थीटा गैस कर ही सकते हो क्या आ जाएगा, ठीक है ना। दैट्स द हिंट एंड द फॉर्मूला, द ओनली फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज इन दिस। कभी भी दो ऐसे आई जे के में वेक्टर्स दिए, उनमें का एंगल पूछा, तो यही सबसे आसान तरीका होगा। यस, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या जीरो बन रहा है क्या, तो आपने आंसर 90 डिग्री आपने बोला है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो बन रहा होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बन रही है -2 + 6 - 4, मतलब जीरो बन रहा है। अरे बहुत खुशी की बात है, अगर कॉस थीटा ही जीरो बन रहा है, डॉट प्रोडक्ट ही जीरो बन रहा है, तो गारंटी है 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज बेसिक थ्योरी ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन करे बिना आपका वेक्टर चैप्टर आपका हुआ है ये मान ही नहीं सकते, ठीक है ना। पढ़ाना हो चुका है, लेकिन आप खुद का तुम्हारा पढ़ना हुआ है कि नहीं, ये पता चलेगा ऐसे सवालों पर से। ऐसे सवाल आने ही चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस करके आपको आना पड़ता है, ये रिवीजन आपको एग्जाम के पहले, अगर नहीं हुआ है पहले का, तो रिवाइज करके एक बार आना पड़ेगा बच्चों। चलो आगे बताइए। 12 13 14 15, इज इट इजी। 12 13 14 15, एक बार बताओ। 15 अनुजा, अनुजा 15 का सुबह देखो सॉल्यूशन जो मैंने लिया हुआ था, वो उसी में की कोई स्टेप चाहिए तो मैं एक बार रीडिस्प्ले कर देते हैं। अब बताइए कौन सी स्टेप उसमें की बतानी है करके। दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच आई गिव इट ऑन इन द मॉर्निंग टाइम। ये देखिए, अनुजा पहले बताओ 15 का सॉल्यूशन ये जो सामने है, इसमें कोई स्टेप में क्या आपको समझ नहीं आया वो बताइए। फोर्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डेंसिटी था, तो फोर्स का और एक्स अपॉन डेंसिटी का डायमेंशन मैंने इक्वल कर दिया। एक्स अपॉन डेंसिटी था तो उसको दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो फोर्स इंटू डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा 15 में। फोर्स इंटू डेंसिटी, तो फोर्स का हम याद रखते हैं, फोर्स का डायमेंशन याद रखते हैं। डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम ऐसा फॉर्मूला याद होता है, उस पर से निकाल लिया डायमेंशन, बस लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा दिए सब, है ना। सही। साक्षी पूछ रही है सर वो -2 वगैरह क्या क्या कैसे आया। बेटा डॉट प्रोडक्ट भूल गए क्या आप, डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिया करते थे, आई आई की टर्म साथ में नहीं क्या लिया करते थे। आई आई की टर्म, आई के बाजू में यहाँ 1 है, यहाँ पे -2 है, -2 इंटू 1 कितना होता है, -2 इंटू 1 होता है -2। ऐसे ही जे की टर्म, जे की टर्म में कौन है, 3 है और 2 है, 3 2 जार 6। आया याद डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका। अरे साक्षी भापकर को याद आया क्या, सवाल पूछा आपने वो डॉट प्रोडक्ट कैसे आया, मैंने बताया, याद आया क्या। के की टर्म लास्टली 1 और -4, वो करके ये आ गया। अरे ही पोरगी आहे का क्लासमध्ये, प्रश्न विचारून गायब झाली। ये इंटरनेट का कुछ झोल है कि इसको चक्कर वक्कर आ गए। नेट का इश्यू होगा मानते हैं, चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसका नेट इश्यू सॉल्व होने तक आते हैं पेपर पे वापस स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पेपर इज हियर 15th 16th
17th 18th, हा बोला बोला, मराठीत बोलूया, काय त्यात त्रास आपल्याला, काहीच त्रास नाही, बोला. 18 19 19 केलं की आपण क्लासमध्ये सकाळी, है ना? 20 21 22 22 तनिष्क मॅक्सिमम व्हॅल्यू डायरेक्ट नाही, तनिष्क नाही, अनुजा. अनुजा मॅक्सिमम व्हॅल्यू बेटा डायरेक्ट ऑलवेज पी प्लस क्यू राहते, हे लक्षात असू दे. ऑलवेज ऑलवेज जर दोन फोर्सेस त्यांना नावं जर आपण दिले काहीतरी पी आणि क्यू मॅग्निट्यूडचे जर फोर्स असतील, तर फॉर्म्युला इज ऑलवेज आर बारला जर पी बार प्लस क्यू बार असं आपण रिझल्टंट म्हणतो, देन आर ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही नेहमी पी प्लस क्यू राहते जेव्हा ते सेम डायरेक्शन मध्ये असतात तेव्हा, आणि आर ची मिनिमम व्हॅल्यू इज ऑलवेज पी मायनस क्यू चा मॅग्निट्यूड देऊन द्यायचा. तर या प्रश्नात सरळ सरळ 12 आणि 8 20 न्यूटन हे मॅक्सिममचा आन्सर येणार, आणि 12 मायनस 8 हे मिनिममचा आन्सर. म्हणजे आर ची व्हॅल्यू जी आहे ती या प्रश्नात नेहमी 20 न्यूटन ते 4 न्यूटनच्या मधात राहील. सकाळी पण आपण एका प्रश्नात असा वापर केला होता मॅक्सिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यूचा. आर मॅक्स इज पी प्लस क्यू, आर मिनिमम इज मॉड ऑफ पी मायनस क्यू. हे जर आठवण नव्हतं, माहित नव्हतं, तर हे टू रिमेंबर मध्ये याला लिहून घ्या, याला लक्षात ठेवायचं. तनिष्कला 20व आलं का? 20 टाईप केल्यानंतर त्याने गॉट इट म्हटलं, तर 20व आलं असेल असं मी समजतो. 23 पण याच बेसिसवर होतं. हे जे मॅक्स मिनिमम सध्या आपण केले ना 22व्या प्रश्नात, तशाच बेसिस वरती पुढचा प्रश्न होता, कारण त्याच्यात मॅक्सिमम मिनिमम व्हॅल्यूज होते. तर त्याच याने 23वा प्रश्न करायचा. चला पुढे सांगा. 24 आलं असेल. 24 आपण चर्चा केली जेईच्या पेपर मध्ये, पण सेम क्वेश्चन होता. 25 पण रिपीट क्वेश्चन आहे, दोन्ही पेपर मध्ये होता. इथून थोडे थोडे अजून सोपेच प्रश्न होते, इंटिग्रेशनचे सोपेच क्वेश्चन दिले होते मी टेस्ट मध्ये. 26 27 28 वॉज अ टफ क्वेश्चन, तो अपन सकाळी डिस्कस केला. मयंक, आपकी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश बोलूं, लेकिन मुझे पैरेलली बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सब मराठी बोलिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मराठी बोल ले रहा हूँ बीच में, सबकी खुशी के लिए. थोड़ा थोड़ा तुझे भी समझ आ ही जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो सीख भी लेगा तू. यस, बोला पुढे. हा प्रश्न केला आपण, दिस वी डिड अगेन इन द इंजिनिअरिंग पेपर. मयंक नहीं समझ पा रहा, मयंक को तो फिर मराठी सीखना पड़ेगा. मयंक का एक और क्लास लेना पड़ता है अपने, कोई तो भी मराठी के टीचर से. मराठी विषय भाषा शिका. बाल भारतीचं पुस्तक घेऊन त्याला मराठी शिकवायला लागतं आता. बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र वाले बच्चे सिखा देते हैं फटाफट, कोई टेंशन नहीं है. मयंक, तुझे सीखने में कुछ भी महीना भी नहीं लगेगा, अच्छी शुद्ध मराठी बोलने लगेगा तू. नहीं, व्याकरण सिखाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा. मराठी ग्रामर मध्ये मग मला त्यांना एकदम समास, वृत्त, छंद, ये आता है मेरे को सब. उतना डेंजर, अलंकार, वाह वाह वाह, क्या बात. ये सब पढ़ाने लगेंगे तो वो भाग जाएगा, बोलेगा मेरा हिंदी ठीक है.
ये एकदम साहित्यिक मराठी हो गई। चलो 30th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 30th भी हमने बात करी ना सुबह, वो जेई पेपर में वही है। 31 जैसा इतना इजी सवाल एग्जाम में नहीं पूछा करते हम लोग, आपको पूछते हैं शुरू शुरू में, फाइनल एग्जाम में इतने आसान सवाल नहीं पूछा करते। फिर भी सच्ची सच्ची बताओ 31 का सी लिखा था क्या कुछ लोगों ने? क्या 31 का आंसर सी ले? शर्माओ मत, सच्ची सच्ची बताओ। 31 का मैं एक बार पोल ले लेता हूँ। ABCD आपने एग्जाम में क्या टिक किया था मुझे जानने दीजिए। जिन्होंने छोड़ दिया था तो वो अभी भी छोड़ दीजिए, जिन्होंने टिक छोड़ दिया था एग्जाम में तो अभी भी छोड़ दीजिए। अगर आपने ABCD में से कुछ टिक किया था एग्जाम में तो मुझे जरूर बताइए अभी पोल पर कि आपने क्या टिक किया था। ABCD में से आपने क्या टिक किया था ये मुझे जरूर अभी बताइए। फ्रैंकली मुझे जानने दीजिए एक बार कि सच में किसी ने सी टिक कर दिया था क्या, क्योंकि सी आंसर आता है ना, लेकिन डेफिनेट का नहीं आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आता है, लिमिट्स पुट किए बिना। लिमिट्स जर तुम्ही नाही पुट केल्या तर फक्त सी ऑप्शन तेव्हा आन्सर येत। हे बघा क्लासमध्ये किती चारच विद्यार्थ्यांनी टिक केलं होतं म्हणतात, 4 विद्यार्थ्यांनी सी टिक केलं होतं। ए ही मिस्टेक झाली होती 7 विद्यार्थ्यांची, साइन उलट झाली, फायनल मायनस इनिशियल करण्याच्या ऐवजी इनिशियल मायनस फायनल केलं गेलं। ठीक आहे, आणि 25 स्टुडंट्स म्हणतात आहे दे हॅव टिक्ड इट परफेक्टली करेक्ट सेकंड ऑप्शन। ओके ठीक, ठीक है, ठीक, नाइस। ओके 25 से ज्यादा थोड़े से। चला वेर आर वी 31 32 भी बहुत आसान सवाल है, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा करते। 33 आ गया, 33 आ गया, 33 बताओ एक बार। यही सुबह एक ऐसा सवाल किया था, चेन रूल जैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 इसी पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे किस तरीके से लगेगा चेन रूल, क्यों लगेगा चेन रूल? सबसे पहले तो क्योंकि फंक्शन दो दो है, साइन कर रहे हैं बाद में स्क्वायर कर रहे हैं, या टैन कर रहे हैं बाद में स्क्वायर कर रहे हैं, तो भाई होगा ना चेन रूल। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स साइन का स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स आएगा, और चेन रूल से साइन का डेरिवेटिव मतलब cos x मल्टीप्लाई होगा बिंदास्त। यहाँ जो 2 है वो टर्म तो एज इट इज 2 करके आई जाएगी, उसको तो भूलना नहीं है। लेकिन जब tan स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले स्क्वायर के हिसाब से 2 tan x आएगा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan आएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan होता है sec स्क्वायर x। बस अब पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब आप डिग्रीज में इमेजिन कर लीजिए 45 डिग्रीज है, तो ये ब्रैक सब टर्म्स पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2। ये रेड कलर का 2 को मैं रेड में लिख रहा हूँ। बाद में 2 tan x जो है उसमें tan 45 डिग्री 1 होता है, और sec 45 डिग्री √2 होगा। cos का उल्टा √2, तो √2 का स्क्वायर वाली भी एक के टर्म आ रही है। ध्यान से कीजिए, √2 2 हो गया तो ये टर्म 1 बन गई, और ये टर्म बन रही है 2 इंटू 2 इंटू 2। √2 का स्क्वायर 2 होता है कि नहीं? तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है -7। तनिष्क को क्लियर है ये बात? चलो ज्ञानेश्वरी को चाहिए 34th क्वेश्चन, नेक्स्ट वन।
ऐसे क्वेश्चन वो पेपर में भी था, दोनों पेपर में सवाल आ चुके हैं। इसके लिए बेसिक याद हमें चाहिए कि इंटीग्रेशन dx बाय x क्या होता, इंटीग्रेशन dx बाय x क्या होता, ln x होता, ln x प्लस c होता है, याद है। तो यहाँ अब x के बदले ax प्लस b था, तो हम ये भी याद कर चुके हैं कि ln ax प्लस b आ जाएगा। लेकिन जब भी ऐसा एक x के बदले ax प्लस b आता है तो एक एक्स्ट्रा टर्म से डिवाइड होता है, वो होती है a की टर्म, ये भी हमको याद होगा। अब यहाँ x के बदले t है भाई, तो t है तो हम क्या डरेंगे क्या, x के बदले t है तो t पुट कर देंगे, at प्लस b ऐसा है तो सब ln ऑफ at प्लस b आ जाएगा, है ना। वेरिएबल पूरा बदल गया, बाकी क्या टेंशन है, बाकी आंसर तो एज इट इज आएगा। गॉट इट ना ज्ञानेश्वरी, गॉट इट, वेरी गुड, ठीक है। नहीं अब मैंने शुरू किया है तो मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ। अब ए और बी की वैल्यू भी देख लीजिए, तो फिर ए और बी की वैल्यू के हिसाब से आंसर हम लिखने जाएंगे ln ऑफ 60 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। ये जरूर कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन था ना ये, 1/6 वाला कहाँ दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन था राइट। ln मतलब ही log टू द बेस e होता, ln मतलब ही log टू द बेस e होता है। चलो ठीक, और बोलिए, और बोलिए आगे। 35 ये रिपीट था ना, 36 डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ये वर्क डन होता है, ये हमें याद होना चाहिए था। 37 में भी आपको मैंने बताया था, ये थोड़ा याद होना चाहिए, इसमें आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता है, ओमेगा बार क्रॉस आर बार होता है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बार क्रॉस आर बार, यस ओमेगा बार क्रॉस आर बार करके आपका सही जवाब आता था। दिस वी टॉक्ड अबाउट, दिस वी टॉक्ड अबाउट। आगे बताइए, 40 आ गया था। एनर्जी, एनर्जी वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन सिमिलर चीज होती है, तो एनर्जी के लिए आप वर्क डन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो वर्क डन ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ फोर्स इंटू लेंथ डायरेक्ट, तो 4 गुना इंटू 4 गुना 16 गुना हो जाएगा। कल्पेश मैंने शॉर्ट में बता दिया ऑलरेडी, और एक बार चाहिए तो अच्छे से यहाँ पे ये तेरे लिए ये सवाल को हम यहाँ पे पेज पर लेके भी कर लेते हैं। आई सेड एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट सेम होता है, हमने याद किया है वर्क एंड एनर्जी को डायमेंशन सेम होते हैं, तो एनर्जी का और वर्क का यूनिट सेम ही होगा, सेम होगा, इक्वल कर दे रहा हूं मैं, एग्जैक्टली इक्वल। यूनिट ऑफ एनर्जी और यूनिट ऑफ वर्क सेम होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट जूल होता है, वो तो वर्क का भी होता है एनर्जी का भी होता है। अच्छा, क्या हमें ये याद है कि वर्क का फॉर्मूला अभी तो बात करी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसा होता है राइट, एफ बार डॉट एस बार होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसा होता है, तो फोर्स को 4 गुना कर दिया, फोर्स को 4 गुना कर दिया है, और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है उसको भी 4 गुना कर दिया है, इसको भी 4 गुना कर दिया है, तो आंसर फाइनल कितने गुना आएगा, 4 इंटू 4 कितना होगा, बस 16 गुना आएगा ना, 16 गुना आ जाएगा, जो भी शुरू में आंसर था उसके 16 गुना आ गया। तो पूछा क्यों बेटा, आपने पूछा सवाल इसलिए मैंने बताया, 40वां किसी ने टाइप किया था इसलिए मैंने बताया, साक्षी ने टाइप किया था, ठीक ठीक, साक्षी ने, जिसने भी पूछा है उनके लिए, साक्षी इज इट क्लियर, यस। चलो 41, 41 इजी, 42 we already discussed, 43 was a nice question, one of the best in the paper, that also we discussed in the morning। 44 भी थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था, नन ऑफ दिस आंसर आया, उस मॉर्निंग में हमने 1/3 ऐसा इसका एग्जैक्ट आंसर आता है, ये हमने निकाल चुके। और 45 ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट, इंफिनिटी पुट करने वाला क्वेश्चन, इसका +1, ठीक। चलो, एनी फाइनल थिंग, पूरे 70 सवाल, पीसीएम के 25, पीसी
बी के 45, 25, 45, 70 सवालों में किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। ऑल क्लियर है तो ऑल द बेस्ट फॉर कंप्लीटिंग योर होमवर्क। इन द सेंस, अगर किसी के ये सवाल स्पेशली खुद के पेपर के बच्चों, खुद के पेपर के, आप पीसीएम वाले स्टूडेंट हो तो पीसीएम, पीसीबी वाले हो तो पीसीबी, अगर कोई सवाल आपको छोड़ दिए थे एग्जाम में, नहीं आए थे आपको, या गलत करके बैठे थे, तो अब आपको सही सॉल्यूशन उसके पता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आया था, आपने पूछ लिया, गलत हुआ था आपने पूछ लिया है। अभी भी जो चुपचाप बैठे हैं, अभी भी जिनको बोलने की आदत नहीं हुई है टीचर से बात करने की, उनको फायदा ज्यादा नहीं होगा क्लास का। तो आपने अगर पूछ चुके हैं तो आपके नोट्स में ये करेक्शन आने चाहिए। अलग नोटबुक बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है अलग नोटबुक, इसी नोटबुक में लिख रहे हो तो भी सभी क्वेश्चन के जवाब एक साथ, फिजिक्स के एक टेस्ट का एक साथ आपके पास होना चाहिए। आपके खुद के फायदे के लिए है, उसके भरोसे पे हम आपको यहाँ कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, लेकिन ये आपके खुद के फायदे के लिए है। अगले टेस्टों में आपकी ये मिस्टेक्स ना हो, आपको सॉल्व करते आना चाहिए, इसके लिए है। तो ये आपने करके आना है कंप्लीट, ठीक है। ये अभी के सवाल आसान थे, इसकी इमेज में ग्रुप पे नहीं डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ आप लोगों ने साथ साथ में लिख ले होगे, धीरे धीरे डिस्कस किया है हमने। मैं जानबूझ के इंटेंशनली आफ्टरनून सेशन में धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ, सबको अपने अपने स्पीड के हिसाब से यही पे समझ लेना है, ठीक है। मॉर्निंग में हमारे पास टाइम क्रंच होता है, सिलेबस जैसा फिनिश करना होता है टाइम टू टाइम, उस हिसाब से। Okay, welcome students. You can start leaving if you want. So can you guide us how to revise the previous topics efficiently? Okay. If you want to do efficient revision, then क्या करना है? Efficiently अगर आपको revision करनी है, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। हमने अपने ही ग्रुप पे बच्चों एक बार ये किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने पिछले टेस्ट के टाइम पे एकदम, हमने क्लास में ही हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला था मॉर्निंग में, इसलिए हमने कर चुके हैं एक्स्ट्रा। ये आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखो ये होता है इफिशिएंट रिवीजन। ये होता है एक पेज पे आपके पास 6 के 6 फॉर्मूले हैं, ये आपने रिवाइज कर लिए, कुछ सेकंड में रिवाइज हो गए। 4 फॉर्मूले से एक पेज पे आपके रिवाइज हो गए। ऐसा हमने वेक्टर्स का किया था, वेक्टर्स का किया था, सभी ऐसे एक सिंगल पेज पे आपने ऐसे सब फॉर्मूले लिखना है और रिवाइज करना है। ये आपके पास होनी चाहिए, हर स्टूडेंट के अपने अपने नोट्स में कहीं तो भी ये होना चाहिए कि इसे सभी फॉर्मूले एक पेज पे लिखे हुए हैं। जैसे वेक्टर्स का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने ग्रुप में है, देखो डायरेक्शन कोसाइन अभी हमने देखा, ये देखो लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, ये फॉर्मूले लिखे हुए, पी एक्स इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा वगैरह, ये लैमीज थ्योरम लिखा हुआ है ना। सभी कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं सब, ये देखो वेक्टर प्रोडक्ट की पूरी रिवीजन, ये इस तरीके से करना है आपको रिवीजन। नहीं तो आप एक दिन में नहीं कर सकते, अगर आपके पास ये लिखा हुआ एक साथ नहीं है तो एक दिन में आप ये नहीं कर सकते, ये आपके पास एक साथ लिखा हुआ होना चाहिए। क्लास के नोट्स में बनाना है किसी को नहीं, तो एक बार अलग मेहनत करो, अलग टाइम में, शाम को, रात को सोने से पहले एक बड़ा सा पेपर लीजिए, ड्राइंग बुक ले सकते हैं, ड्राइंग बुक का पेपर ले सकते हैं, कुछ कुछ लोग तो सेंचुरी पेपर पे भी बना के अपने घर पे चिपका के रखते हैं कि एक चैप्टर के सभी फॉर्मूले एक साथ लिख लिए, ताकि वो एग्जाम के अगले दिन रिवाइज कर लिए। दैट इज द वे। चलो, गुड डे स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय। चलो तो चौधरी केशव, हमने आपने टेस्ट दिया था क्या? स्टार्ट करते हैं क्लास।
मेरी आवाज आ रही है आपको? स्टार्ट करते पेपर। इस बार थोड़ा नया पेपर था नारायण एकेडमी का, तो इस बार हमारी वैरायटी चेंज कर रहे हैं, पेपर से भी थोड़ी वैरायटी सर डाले ना देखते हैं पेपर का लो ना साइज भाई, कैसा रहता है। आपका ही है। सब लोग ये बंद, ये लॉग आउट। आपको व्हाट्सएप यूज करना है ना? तो किसी का भी नहीं। 37 से लेके ये भी लॉग आउट कर दीजिए। डाउट वो कोई